प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारी तरफ से जय सिया राम। आप सभी लोग संभवतः एक बहुत ही आवश्यक खबर आपकी जानकारी में आ गई होगी। वो है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिहार न्यायिक सेवा और बिहार न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न की नियुक्ति के संदर्भ में, के स्थानांतरण के संदर्भ में, अधिकारियों के, कर्मचारियों के नियुक्ति के संदर्भ में, स्थानांतरण के संदर्भ में कुछ संशोधन हुआ है। सेवा शर्तों में कुछ संशोधन हुआ है और साथ ही जब ये संशोधन हुआ है तो इसका कुछ न कुछ संबंध उच्चतर न्यायिक सेवा से भी दिखता है, क्योंकि ये संशोधन में ही समाहित है कि किस तरीके से पूरे बिहार स्टेट में 140 नए पद अपर जिला जज की जो भर्ती होती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पदों की, उच्च न्यायिक सेवा, बिहार उच्च न्यायिक सेवा के लिए 140 पदों की भर्ती, 140 पदों के लिए गवर्नमेंट ने सृजन करने की, नए पद सृजित करने की जो प्रस्ताव था उसको स्वीकृति दे दी है। स्टेट गवर्नमेंट 140 पद के अकॉर्डिंग कितने गजट करती है, कितने रिकमेंड करती है, वो 140 पद इसी दृष्टिकोण से हैं जो पास्को, SC/ST में जो स्पेशल फैमिली कोर्ट, तमाम ट्रिब्यूनल के मामले जो स्पेशल कानूनों, स्पेशल न्यायाधीश के तहत देखे जाने हैं, उसके संदर्भ के लिए बढ़ाया जाना बहुत पहले ज़रूरी था। और मुझे इस बात की संभावना लग रही है कि अब की बार वाली जुडिशरी, यानी 33वीं, 32वीं तो आ चुकी है, 33वीं जुडिशरी में नया सलेबस, जो सेवा शर्तों में परिवर्तन हुआ है उसमें नए सलेबस के तौर पर ये तीनों संहिताएं इंक्लूड हो जाएंगी। और मेरा मानना है कि अभी तो HJS चली रही है, इसमें विवाद ही है, इसके लिए आगे हाई कोर्ट नियमावली निकालेगा और अगली जो HJS होगी अगले साल 2025 के लास्ट दिसंबर में, ये देखिएगा कि उसमें भी तीनों संहिताएं ये नई वाली लगा दी गई हैं, जाएंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। ऐसे ही जैसे विधानसभा का सत्र बिहार का चल रहा है, जहां ये चीज़ें स्वीकृत की गई और वो नोटिफाइड हुआ, आप तक पहुंचा, मैं इस पर थंबनेल भी लगा दूंगा। ऐसे ही जुलाई आने दीजिए, जुलाई में विधानसभा का सत्र उत्तर प्रदेश का शुरू होने वाला है और यकीन से कह रहा हूँ जूनियर डिवीज़न में तो ये नौबत है ही नहीं, लेकिन APO में तीनों संहिताओं को लागू करने के लिए सेवा शर्तों में बदलाव होगा। नियमावली आपकी जो अभी तक सिलेबस की थी उसमें चेंज दिखेगा। एक दबाव तो बहुत ज़्यादा है। 25 जून को भाजपा का जो केंद्रीय धड़ा है, जो दलीय स्थिति की पूरी जानकारी लेता है और उसके लिए जवाबदेही तय करता है नीचे तबके के सारे सदस्यों, विधायकों के, मंत्रियों के, अन्य स्टेट के, उसके अपने ही सत्ता में, अपने ही पार्टी के सत्तासीन पार्टियों के सदस्यों के बारे में। तो केंद्रीय जो धड़ा है वो उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से पराजय के लिए
40 पर्यवेक्षकों के साथ 25 जून को अपनी रिपोर्ट मांगा है। फिलहाल मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को हटा दिया जाए, लेकिन अगर आवश्यकता जान पड़ी और सर्वे में ऐसा आ गया कि वर्तमान मुख्यमंत्री को पद पे बने रह देना ठीक नहीं है, ये अंतिम निष्कर्ष मैं नहीं निकाल रहा हूं, ये निकलेगा तब तो योगी जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया भी जा सकता है। और मुझे जो पर्सनली संकेत नजर आता है, जो ये दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, ये पद समाप्त कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो ये दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक ब्रजेश पाठक और एक केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों का पद समाप्त करके इनको कैबिनेट रहित करके, यानी इनको मंत्री पद से हटाकर और संगठन के कार्य में जोड़ देना चाहिए। और किसी भी पब्लिक पार्टी में इनको जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। सब इस इलेक्शन में अगर बीजेपी के पक्ष से बोलूं तो ये दोनों नेता केवल अपने साख का दुरुपयोग किए हैं, इसका दंड दिया जाना चाहिए इनको। और ये होगा, आप देखेंगे। मैं इसकी बात आप लोगों के सिलेबस, आपकी प्रक्रिया, आपकी दिनचर्या, आपके करियर में क्यों कर रहा, प्रभाव पड़ेगा आप पर। अगर उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ भी झालम झोल हुआ 25 जून से 10 विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले, तो आप वो तमाशा बाद में जुलाई में देखेंगे ही देखेंगे। मेरा 100% विश्वास है कि केंद्रीय लॉबी, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी, वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जेपी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन सब लोग और आरएसएस, ये सब मिलकर एक निष्कर्ष पे तो जरूर पहुंचेंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो जस की तस चलेगी। कोई हस्तक्षेप, कोई प्रभाव, कोई नियुक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे है सब ठीक है ना। मैं एक ही चीज इशारे में कह रहा हूं, जिसके वजह से ये मैं दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूं, होगा होगा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का बनारस में आना और हद के बाहर पीड़ा में रहना भयंकर तूफान का संकेत देता है। उत्तर प्रदेश की भाजपा की राजनीति में जो कभी नहीं हुआ, वो 25 जून के बाद कभी भी हो सकता है। मतलब कायदे से निराई गुड़ाई, कटाई छटाई सब होगा, देखते जाइए। और ये लंबे समय तक इतिहास में दर्ज भी रहेगा कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने ही विधायकों पर तीर चलाया था। ये संभव है। इसका प्रभाव आपके विधानसभा सत्र पे भी पड़ेगा। जो 2 परीक्षाएं भी हाल फिलहाल फिर नकल के जो पेपर लीक के चलते रद्द हुई हैं, उसका भी दबाव विधानसभा सत्र में होगा। नई नियुक्तियां, नई परीक्षाएं कराने की सबसे बड़ी चुनौती पेपर फिर से न लीक हो जाए, बहुत मुश्किल में खड़ी कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। शुक्र मनाइए कि यहां अगले ही साल इलेक्शन नहीं है, इसलिए आप लोगों की एपीओ और जे दोनों की वैकेंसी आराम आराम से वाजिद अली शाह के जमाने की तरह ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, नागिन डांस करते हुए आ रही है। अगर मैं गारंटी देता हूं, अगर 2025 में ही इलेक्शन होता 27 के बजाय, दोनों वैकेंसी भूत पिशाच की तरह सामने होती। लेकिन मैं कल के वीडियो में भी समझाया और आज पुनः रेखांकित करूंगा, ये पाया हुआ दुर्लभ अवसर, जबकि आप बखूबी जानते हैं कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है। जो आज के 2 महीना पहले संपत्ति अंतरण अधिनियम, ट्रस्ट, मौलिक विधि के पेपर पढ़े थे, पार्टनरशिप, सब भूल गया है। कब दोहराएंगे? ये वो समय है जब आप खूब आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे करके प्रोटेक्ट करें अपने आप को, कवर करें कि परीक्षा जो 3 नई संहिताओं के साथ होगी,
तो हम उसको किस स्तर तक निपट पाएंगे। और मेरा निजी विश्वास है कि अगर आप लोगों का प्रीलिम्स दिसंबर तक होता है तो इन तीनों संहिताओं पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अच्छा संग्रह मार्केट में उपलब्ध होगा। फिलहाल अभी तो नहीं है, अभी एक प्रकाशन का है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं, बेहद घटिया और अर्थहीन। उस प्रकाशन से जुड़ा हुआ कोई भी सॉल्व पेपर जिसमें एक्सप्लेनेशन ना दिया गया हो, शॉर्टकट माइनर एक्ट के लालच में पढ़कर खरीद कर पढ़ना आपके लिए स्वीट पॉइजन जैसा है। और किसी भी प्रकाशन की वैसी पत्रिका या पुस्तक पढ़ना जिसमें व्याख्या भी दी हो विदाउट बेयर एक्ट और अपने निजी स्टडी बुक के नुकसानदेह है। वो छापने बेचने वाला इतनी परवाह आपकी नहीं करता, वो एक लाइन फर्स्ट पेज पर लिख देता है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम जिम्मेवार नहीं। हाँ, एक लाइन आपसे उम्मीद करता है कि आप हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा कि फला पेज पर आपने गलत किया है। वो अपने उत्तरदायित्व से निवृत्त, आप चाहे 1 नंबर से रुक जाए सिलेक्शन, चाहे 2 नंबर से, चाहे 10, आप शायद ही किताब के ऊपर बौखलाएंगे। तो ऐसे परिवेश में जब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, एक एक क्वेश्चन में नंबर का, 1 नंबर क्या पॉइंट कुछ समथिंग नंबर का मायने है, तो आप सस्ते के चक्कर में ऐसी पत्रिकाओं को या शॉर्टकट से पहुंचने की अभिलाषा में कंपटीशन में बनने वाली भविष्य की अपनी संभावनाओं का गला न रेतें। खुद से पढ़ लें, लेकिन सस्ते कोचिंग संस्थान, सस्ता जो 2000-3000 रुपये में सीरीज करा दे रहा है, आपको लालच देगा कि 400-799 में आइए हम आपको बना रहे हैं, ऐसे मूढ़ों से संभलना। वो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए चैनल पर हैं। अगर नहीं मानेंगे तो वैसे भी, अगर आप इस टेंडेंसी में, किसी के यथास्थिति का मजाक नहीं बना रहा, लेकिन संकेत दे रहा, अगर आप बाज नहीं आए, आपको ऐसे लालच लगी कि अरे कहने दीजिए सर को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके देखना, आप 4 साल के अंदर ही आप करियर छोड़ दोगे। और अगर आप अधिवक्ता बहन हैं तो मैं तो ये पीड़ा बहुत विचित्र जानता हूँ। अधिवक्ता बहन को पैसा चाहे उसका हस्बैंड दे, चाहे उसका सास ससुर दे, चाहे उसका भाई बंधु दे, चाहे उसका कोई क्लोज अन्य दे, लेकिन जितने पीड़ा में और जितने अभावग्रस्तता में ना कह पाने की स्थिति में बहनें होती हैं, उतना पुरुष नहीं है। पुरुष अपने लाइफ और अपने जो प्रकृति के द्वारा दिया गया उसका सुरक्षा कवच शरीर है, उसके सहारे जैसे तैसे कहीं ना कहीं जुगाड़ कर ही लेता है। लेकिन वुमेन, हमारी अधिवक्ता बहनें इतना सामर्थ्य नहीं रखती। कुटिलता अलग बात है, चालाकी अलग बात है, अहंकार अलग बात है, ईर्ष्या हद के बाहर अलग बात है, लेकिन ये कॉमन रूप से पाया जाता है कि अर्थ का अभाव लंबे समय तक किसी भी स्टडी प्लेस पर टिककर उन्हें पढ़ने नहीं देता। और अगर कहीं गृहस्थी में है, बच्चे हैं, तब तो माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर भगवानी मालिक है। तो ये चुनौतियां बहुत चिघाड़ के होती हैं, और उससे निपटना उसी व्यक्ति को पड़ता है जो इस फेज में जाकर चाहकर इसी में सफलता चाहता है। समझ रहे हैं सभी लोग? इस बात को ध्यान रखेंगे कि बिहार ने अपना काम कर दिया, उत्तर प्रदेश करने वाला है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा इसी जुलाई के सेशन में 101%, चाहे योगी जी मुख्यमंत्री रहें चाहे कोई और रहे, होगा। 100% प्रस्ताव पास हो जाएगा। और वही जो मैंने अंदाज़ा प्रकट किया है कि 15 अगस्त तक का वेट कीजिए, उसके बाद सूचनाओं की सुगबुगाहट कमीशन के वेबसाइट पर दिखने लगेगी। जैसे आपको विज्ञप्ति से कमीशन ने अचानक सूचित किया कि आइए अपनी आरटीआई नहीं लगानी है, आइए आप कापी देखिए 30 जुलाई तक, ऐसे आपको एकाएक सूचना देगा कि आपकी वैकेंसी किन किन कंडीशन में कितने पदों पर
कब तक फिलअप की जाएगी, कब उसका प्रीलिम्स होगा इत्यादि, दोनों की हैं, लेकिन 15 अगस्त के पहले कोई संभावना नहीं। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, और बिहार के संदर्भ में बात होने की वजह से मैं जोड़ के बता रहा हूँ कि बिहार विधानसभा के सेशन ने उसे पास किया। वहाँ तो एक और अवसर देखिए आप, जो शिथिलता यहाँ है, तो जो लड़का दिमागदार होगा वो दौड़ाएगा। क्या अगर चांस है तो बिहार में एक अपॉर्चुनिटी आपको जस्ट नेक मिलने वाली है। कुछ चैनलों पे हमने सुना कि चांस के लिए कोई प्रायोरिटी, बिहार स्टेट ने भी 5 चांस से अधिक ना देने का फैसला ले लिया है 2015 में ही। नियमावली वहाँ की स्पष्ट कहती है कि हमारे यहाँ जूनियर डिवीजन में कोई व्यक्ति चाहे बिहार का डोमिसाइल रखता हो या ना रखता हो, आउट ऑफ स्टेट डोमिसाइल वाला हो, किसी को 5 चांस से अधिक नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि एज रिलैक्सेशन वहाँ 35 रिगिड नहीं है, 40 तक है। यहाँ हमारे यूपी में क्या है, 35 साल पे ही जनरल कैंडिडेट का चांस खत्म हो जा रहा है। चाहे वो लेट अगर ला करेगा तो एक ही चांस पाए, या अगर बहुत लेट किया तो वो भी ना पाए। तो ये कंट्राडिक्ट है, लेकिन चांस की बात है। बिहार कमीशन ने भी ये नियम बना रखा है, वहाँ का रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और दूसरी बात, इस चक्कर में न पड़ें, चांस आएगा तो हमारा चांस आएगा, नहीं। अगर आपका चांस का चक्कर है तो एपीओ पढ़िए ना, एपीओ भी तो है वैकेंसी आपके साथ। तो ये मैं कह रहा था कि बिहार की जो सिचुएशन है वो अत्यधिक दबाव वाली है। अगले साल ही विधानसभा का चुनाव है, इसलिए आप फुर्ती देखिए कि नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, उसके पहले जाकर के सांत्वना दिला दिया मोदी जी को। नालंदा में जो उद्घाटन हुआ है वो एक ब्रांड उद्घाटन है। नीतीश कुमार पूरी ताकत लगाएंगे फुल मेजॉरिटी से तेजस्वी यादव के खिलाफ, और अब तो एक नया पार्टी, जन सुराज पार्टी। उन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होना है, और नीतीश कुमार की बुद्धि का अब की बार सरगर्मी से चुनावी परीक्षा है। इसलिए मुझे इस बात का पूरा इल्म है कि जो वैकेंसी इस सेशन तक, यानी आने वाले 3 महीने जून जुलाई अगस्त में बिहार जिसको भी नोटिफाइड कर देगा उसे इलेक्शन से पहले भरकर दिखाएगा। एचजेएस तो विवाद में फंसेगी। मुझे पूरा यकीन है कि जो 14 जुलाई की डेट लगी है वो 14 अगस्त के बाद भी जाएगी। क्यों? हाई कोर्ट को सुनना पड़ेगा, फिर से प्री का रिजल्ट निकालना पड़ेगा, लोगों को लेना पड़ेगा, और पिछली बार की तरह 2 बार मेंस कराने की नौबत से बचना पड़ेगा। ये हमारे जो अधिवक्ता बंधु व बहन हमारे बिहार एचजेएस मेंस की तस्वीर से जुड़े हैं या जुड़े नहीं हैं, जुड़ने का वादा इस शर्त पे करते हैं कि सर अगर रिजल्ट दोबारा आ जाए और 1 नंबर से ना होने के बाद दोबारा रिजल्ट आने पर अगर सिलेक्शन हो जाए तो हम आपकी सीरीज से जुड़ेंगे। हमने कहा बिल्कुल आपका स्वागत है, आप लोग परमात्मा से प्रे करिए, हमारी भी प्रे है, और ये होना चाहिए, न्याय संगत है। क्योंकि जो अंतिम आंसर की पर मेरिट बनी है उस अंतिम आंसर की में भी स्पष्ट प्रत्यक्ष त्रुटि है। ये दूसरी बात महत्वपूर्ण थी जो दोनों को कोरिलेट करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में, जूनियर डिवीजन और एचजेएस दोनों। यूपी एचजेएस के प्रीलिम्स के होने की संभावना, यहाँ कोई विवाद नहीं चल रहा, यहाँ के रिट पटिशन की कोई प्रायिकता नहीं है, इसलिए निर्विवाद रूप से स्क्रूटनी कर लेने के बाद, जो कि मेरा मानना है कि 15 से 25 जुलाई, 20 जुलाई या हद आखिरी जुलाई तक कर लेगा कमीशन, और उसमें फिर जुलाई के लास्ट या अगस्त में अगर जा कर के नोटिस निकालेगा तो 1 महीने का अंतर लीजिए सितंबर में, और अगर जुलाई लास्ट में नोटिस निकाल देता है तो निश्चित तौर पर अगस्त के मिड के लास्ट में प्री होने की संभावना है यूपी एचजेएस। यह भी महत्वपूर्ण सूचना में से एक है, आपका संबंध इससे जुड़ता है। रही बात जो फार्म आप भर चुके हैं, आरओ उत्तर प्रदेश, आपने अप्लाई कर रखा है पीसीएस, आप रेगुलर पीसीएस के ही स्टूडेंट हैं, साइड में चीज़ों को देखते हैं, तो आपके लिए क्रमशः डेट और परीक्षाओं का तिथि क्रमांक सब फिक्स कर दिया है कमीशन ने।
नए कैलेंडर के द्वारा उसका मेंशनिंग जो डेट है स्पष्ट है, वेबसाइट पे उपलब्ध है, देखें और तैयारी पूरे दृढ़ता के साथ, पूरे संजीदगी के साथ करना शुरू कर दें। वही चीज़ बिहार को अगर कोई लड़का मान लीजिए यूपी में बहुत वीक है, बहुत एचजेएस का बड़ा सिलेबस है, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अगेंस्ट बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा जो कि केवल इंग्लिश मीडियम में हुआ करती है, उस एचजेएस में जो सिलेबस है केवल 18 पेपर महज हैं। हमारे यहाँ लगभग 4 गुना, 18 3 54, 18 4 72, लगभग 3 पॉइंट कुछ गुना अधिक बड़ा सिलेबस है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस बार लड़कों के साथ परीक्षा नहीं हो रही है, उनको गला रेत कर, ऐसे बाहर नहीं करने का प्लान है, गला रेत कर, तड़पा कर और उनको सिलेक्शन से बाहर करने का माननीय उच्च न्यायालय का इरादा है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की इस भर्ती में जो भी अप्लाई करेगा उसकी आत्मा कप न जाए, और निर्द्वंद होके बैठा है। आइए प्री दीजिए, लेना उसे किसी को नहीं है, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, लेना उसे किसी को नहीं है, लेकिन नाटकबाजी देखिए। बिहार में इससे बेटर जो यूपी की हालत है, इससे बेटर संकेत मिलते हैं कि बिहार में राजनीतिक दबाव के चलते इस बार की एचजेएस, और अगर दिसंबर तक नए वाले सेशन किया जाती है तो वो भी एचजेएस सही से भरी जाएगी, भले वहां हिंदी मीडियम में परीक्षा नहीं हो रही है। तो जिन लोगों को अवसर मिला है या जो अवसर के नज़दीक हैं, वो मेरा वीडियो अगर सुन रहे हैं तो इसको गंभीरता से लें और अपने अध्ययन को द्रुत गति प्रदान करें। चुनौती से पूर्ण होती है परीक्षा, ये तीनों प्रक्रम पार करके और अंतिम दरवाजे में अपना रोल नंबर झलकाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, तो मैं सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों से एक उम्मीद रखूंगा कि आप लोग मेरे द्वारा कहे जा रही बातों को अपने अपने चुने गए, फॉर्म भरे गए कैरियर से रिलेटेड जो भी संदर्भित मेरी बातें हैं उसको ऐड करते हुए, और उससे जो एडवाइस के तौर पर मैं बोल रहा हूं उसे अपने अनुकरण में लाकर, और उस संदर्भ में जिसमें मेरी एक महती इच्छा है कि आप उसका ज़रूर लाभ उठाएं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। आप इस चीज़ को अवश्य अपनाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आप उसको अपनाएंगे ही नहीं बल्कि अंतिम रिजल्ट के तौर पर आप ज़रूर दिखेंगे। एक लंबे समय तक आपने कभी इंटरव्यू नहीं फेस किया है, किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी कारण नहीं पड़ा कि आप इंटरव्यू दिए हों, और आप 20-25 साल 30 साल से अध्ययन में हैं, तो आप ये तय माने कि जब भी अचानक आपको इंटरव्यू की बारी आएगी तो सबसे बड़ा कमज़ोर पक्ष आपका कहाँ देखने को मिल सकता है? इंटरव्यू में, क्योंकि उसका तजुर्बा आपको नहीं है। मेंस बार बार लिखने का तजुर्बा, प्री बार बार देने का तजुर्बा, लेकिन इंटरव्यू बिल्कुल फेस ना करने, किसी एग्ज़ाम में फेस ना करने से अंतिम छोर पर जाकर आपका चयन रुक जाता है। इसीलिए जब मैंने 2022 एपीओ का पहली बार मेंस करवाया था सीरीज, तो उसी बैच में जो बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे सबके लिए हमने मॉक टेस्ट भी करवाया था। आने वाली परीक्षाओं के मॉक टेस्ट भी उपलब्ध रहेंगे, प्री के सीरीज, मेंस की सीरीज और इंटरव्यू के लिए मॉक, ये तीनों क्रमशः चलती रहेंगी। इस समय भी जारी है। लगभग 8वीं परीक्षा 20 तारीख आज हो गई है। 8वां टेस्ट बिहार एचजेएस के संदर्भ में जो 18 पेपर हैं कंप्लीट वे में है। हालांकि अत्यंत व्यस्तता की वजह से मैं 3 पेपर डिले चल रहा हूं। ये तीनों पेपर बनाने के लिए मुझे स्पेशल, संडे को तो नहीं हो पाएगा लेकिन आने वाले मंडे को स्पेशल समय निकालकर 3 पेपर एक ही दिन सेट करना पड़ेगा, तब मैं नेक टू नेक चल पाऊंगा यूपी और बिहार के। आसान बिल्कुल नहीं है। चीज़ों को पहली बार चुन के निकालना, उसको अपने हैंड रिटन में लिखना, उसको फिर फॉर्मेट करना और फिर आप तक पहुंचाना, और उन तक पहुंचाना जो बहुत सीरियस कंपटीशन के लिए इच्छुक हों और मेंस में राइटिंग स्किल अपना इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु और बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हों। अगर ऐसा नहीं है तो केवल सीरीज से किसी के कहने पे अगर जुड़ेगा तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? पहली बात, उसका स्वतः का मन नहीं है। दूसरे के कहने से अगर जुड़ भी गया और मनोयोग उसका नहीं लग रहा
तो हमारी सीरीज चूँकि ऑनलाइन है और ऑनलाइन हमारी ही नहीं किसी की भी सीरीज ज्वाइन करने पर बाधा नहीं रहती, डर नहीं रहता सर जी कुछ कहेंगे, सर जी देख रहे हैं पब्लिक में और लोगों बच्चों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं होता, जिसकी वजह ये होती है कि आप आराम तलबी में फंस जाते हैं और आप हम ही को झांसा देने दिए जाते हैं। हमें बस इतना फुर्सत नहीं होती कि हर बच्चे से मैं फ़ोन करके पूछूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कर दिया, तुमने नहीं किया। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारा काम है डे टू डे, टाइम टू टाइम आपको अपने वादे के द्वारा जो कॉन्ट्रेक्चुअली आपसे हमारे बीच होता है, जब आप हमसे जुड़ते हैं, निभाता जाऊँ। उस दायित्व के लिए आप जिम्मेवार हैं जो आंसर राइटिंग करके आपको पूरी करनी चाहिए और नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन सब बातों का कहा जाने का मतलब ये है कि जो नए बच्चे हमको सुन रहे हैं, 2-4 दिन से सुनते हैं या आज ही नया कोई सुन रहा है, तो इस बात का ख्याल रखें। मेरे चैनल में यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ, यूपी हायर जुडिशरी, बिहार हायर जुडिशरी के संदर्भ में इस समय कंटेम्प्रेरी प्री और मेंस को ध्यान में रखकर, दृष्टिगत रखते हुए दोनों माध्यम में, इंग्लिश और अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। क्लासेज हिंदी मीडियम में है। इन सारे चीज़ों में से किसी से, जीके की क्लास हिंदी मीडियम में, अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं, जुड़ना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर ध्यान से सुने, 7705090393। इस व्हाट्सअप पर आप केवल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इस पर भूल कर कभी कॉल ना करें, कॉल नहीं आएगी। आप इस पर जब मैसेज करेंगे तो आपका आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपका नंबर मुझे मिलता है और मैं आपके व्हाट्सअप नंबर पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, अगर कोई मुझसे जुड़ा पुराना स्टूडेंट आपसे डायरेक्ट मुझे वो नंबर प्रोवाइड करा देता है जो उसके मोबाइल में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो भी मैं बात कर लूँगा, लेकिन सनद रहे, कोशिश ढंग से यही करें कि आप अपना मेन व्हाट्सअप नंबर ज़रूर मुझे दें, जिसके आधार पर मैं आप तक सही ढंग से पहुंच सकूं। जितना छिपाएंगे, जितना चालाकी करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे भी द्वारा किए जा रहे प्रतिक्रिया से आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है, चाहे वो आप ग्रुप के अंदर हों या ग्रुप के बाहर हों। आपकी चालाकी, अधिवक्ता बंधु या बहन, कितनों पंछी उड़े आकाश, चारा है धरती के पास। आप कितनों उड़ान भर लें, आप किसी मीडियम के हों, आप कैसो इंटरव्यू फेसर हों, आप किसी पद पे बैठे हों, फर्क नहीं पड़ता। अगर चालाकी मेरे समझ में आती है तो आपको पता तक नहीं चलने दूंगा और आपका भी नस्तर प्लेन पेपर से काटूंगा, रेजर बारीक, पता नहीं चलेगा। इसलिए हमसे जुड़ने के पहले सोच समझकर, बहुत परिपक्वता होनी चाहिए। इंटरव्यू फेसर हैं, सबसे बड़ा स्वागत। मेंस लिखते हैं, कई बार मेंस लिख चुके हैं, स्वागत है। और अगर अभी प्री ही देना है तो भी स्वागत है, लेकिन उस ढंग से नहीं मैं सीरियसली लेता जितना ढंग से उसको लेता हूं जो इंटरव्यू फेसर है। और ध्यान रहे, झूठ बोल करके आप चैनल पर नहीं आ सकते। पहले ही टेस्ट पेपर से मैं आपका सारा चालाकी, अगर इस तरीके से किसी ने किया कि अपने काउंसलिंग में अपने आप को फ्रॉडिया 420 माइंडसेट से हमको ये विश्वास दिलाता है कि हम इंटरव्यू फेसर हैं, तो हम उसकी ऐसी की तैसी करना भी जानते हैं। हेकड़ी बंद हो जाएगी फिर। ये ध्यान रहे, हमसे जुड़ने की इन अनुबंधित शर्तों का ख्याल रखते हुए और आज के द्वारा कही गई सूचनागत, चाहे उत्तर प्रदेश जुडिशरी के संदर्भ में, हायर जुडिशरी के संदर्भ में या बिहार लोअर या हायर जुडिशरी के संदर्भ में थी, उसको अमल में लाएंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। हमसे जुड़े हुए HJS यूपी के लिए प्री और मेंस और क्लासेस से सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से कहना चाहूँगा, आज अत्यंत व्यस्तता की वजह से आज की क्लास नहीं जा पाई है, लेकिन कल मेरी कोशिश होगी कि आपको क्लास चाहे इवनिंग में 5 बजे तक ही मिले, लेकिन मिलेगी, श्योर मिलेगी। सुबह का समय थोड़ा सा मेरी व्यस्तता में जाने वाला है, इसलिए आपको कल की क्लास अगर सुबह के समय नहीं मिल पाई तो आपको इंतज़ार करना है रात में 8 बजे तक। आप तक जरूर पहुंचेगी, कंटिन्यू रहेगी। आज की बात पूरी। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को यह सुनिश्चित करते हुए कि दिन भर घटती हुई घटना में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में या गैर विधि के क्षेत्र में आप बहुत चौकन्ने रहें। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुई, उस ट्रेन का नाम बताएं, किस स्टेशन पर हुई, किस एरिया लोकेशन पे हुई,
सब याद रखें। इंटरनेशनल जो घटनाएं हो रही हैं, 2020 वर्ल्ड कप चल रहा है, कितनी टीमें भाग ले रही हैं, हर टीम के कैप्टन का नाम बताइए, टीम का कौन कौन से देश इसमें भाग ले रहे हैं, कौन प्राथमिक लेवल पे बाहर हो गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन। जैसे उत्तर प्रदेश में ये नहीं पूछेगा कि सपा कितनी जीती, बसपा कितनी जीती, बीजेपी कितना जीती, वो ऐसे दल का पूछेगा जो एक सीट जीता है। आपके जो सुनने देखने का तरीका है वो सूक्ष्मवत है कि नहीं, कि आप ऊपर ऊपर ही उड़ते रहते हैं। अगर ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं तो चाहे आप पीसीएस का जीएस हल करें, चाहे आरओ का जीएस हल करें, चाहे यूपी एपीओ का जीएस हल करें, प्री का, और चाहे जुडिशरी का जीएस हल करें, आपका नस्तर कटने वाला है। आपका नंबर 1/3 माइनस मार्किंग के चढ़ने वाला है। क्योंकि आदत में आपकी अगर केवल इम्पोर्टेंट पढ़ने की है और आप वो भी अधकचरा पढ़ते हैं, लेटे लेटे वाजिद अली शाह की तरह, तो फिर जाइए, आपका सत्यानाश होना तय है। इन सब बातों को रोज उकेरने, जिज्ञासा में भरने, उत्साहित करने का उद्देश्य यही कि जब ये खाली समय पड़ा है, गर्मी, कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश भी हुई है, उससे हवा में फ़र्क पड़ जाता है, अपने आप को तबीयत खराब होने से बचाकर अध्ययन की धारा में लगाए रखने के लिए सतत प्रयास करना एक अपने आप में साहसपूर्ण काम है। इसको हर कोई नहीं कर पाएगा। अपने अध्ययन को लगातार जारी रखना भगवत कृपा के बगैर पॉसिबल नहीं है। हल्के मत लेना। आप कितनों जोश खरोश में आकर के टाइम टेबल बना लें, लेकिन चौथे दिन आप धराशायी हो जाते हैं, अपने ही बनाए गए टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। तो इतनी बड़ी परीक्षा, जिसके लिए ज़रा सोचें, इस समय मुरादाबाद में ट्रेनिंग करके यूपी एपीओ 2022 का बैच बाहर आया है। मैं तो देख के दंग हो गया कि उस 42 लड़कों में से एक भी लड़का नए उम्र का नहीं है, सब मेरी एज या मेरी एज के आसपास के हैं। इससे संकेत मिलता है कि एपीओ जो आने वाली है उसमें ये हमारे जैसे एज के लड़के घुसने नहीं देंगे आपको। जे में घुस लीजिए, जे में वो बैठते नहीं, लेकिन एपीओ में नहीं लगेगा निशाना। बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वैकेंसी को फोकस करके जो पढ़ रहा है, यानी केवल एपीओ, वो सनद रहे आपको 42, 45, 48 साल तक के बच्चों का ला के फील्ड में, जिनको 20 साल, 25 साल, 15 साल का अनुभव है, उनको टक्कर देना पड़ेगा। उनसे आप एपीओ की सीट पाएंगे। खाली कल्पना करने से नहीं कि उत्तर प्रदेश की एपीओ आ रही है, आप भी अप्लाई कर देंगे, उत्तर प्रदेश के आप दामाद लगते हैं कमीशन के, आपको सीधे बुला लेगा। ऐसे नहीं होता। जे में मैं 1% मान भी लूँ, लेकिन एपीओ में मैं इस बार देखा कि 42 के 42 लड़कों में से मुश्किल से 2-3% कम एज वाले हैं, बाकी सब एजेड हैं। इसका ये संकेत मिलता है कि एपीओ का सिलेबस भले छोटा है, लेकिन उस पर कमांड रखने वाले का ही अंतिम चयन होता है, यूं ही नहीं हो जाता। ठीक है, आज की बातें पूरी। कल फिर मिलने के वादे के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाएं जो बेहद सीरियस हों। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।